तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तुम्हारी केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद असलियत में तुम्हें पता चलेगा कि क्या होती है केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं यार इस चैप्टर को बिना किसी बस समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर का जो नेम है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या चीज होते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल क्या चीज होती है। तो देखो, यहां पर एक ब्रिक है, मतलब एक ईंट है, तो उसको हमने एटम मान लिया है। और जब ये ईंट अपनी जैसी या फिर अपने से कुछ डिफरेंट दिखने वाली ब्रिक्स के साथ जाकर कनेक्ट हो जाती है तो हमने इसे बोल दिया है मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम की जब बात हो रही है तो बिल्कुल एक सिंगल एटम है, और मॉलिक्यूल की जब बात हो रही है तो वो जरूर या तो अपने जैसे दिखने वाले और एटम से कनेक्टेड होगा या फिर कोई और एटम होगा उससे जाकर जुड़ गया होगा। जैसे हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जब सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तो वो एटम होगा। कैसे सर? अरे देखो यार, यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच का। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिया है हाइड्रोजन, और दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन वाला देखते हैं। तो यहां पर सिंगल हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई और चीज तुम्हें जुड़ी हुई दिख रही है? नहीं। तो ये क्या है, हमारा एटम। और जब यही हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन के साथ जाकर कनेक्ट हो गई है, ये जो O है बड़ा सा, दिस इज ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बन गया हमारा H2O का मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूल बन गया? हाँ, वही जो तुम पानी पीते हो उसका मॉलिक्यूल बन गया है ये H2O का। तो ये जो H2O का मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर क्या चीज है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन दिख रही है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि यार एक सिंगल एटम तो है नहीं, यहां पर तो ज्यादा है, तो इस वजह से हमने इसे बोला है मॉलिक्यूल। और इसको क्या बोला है हमने, एटम बोला है। अब इसके बारे में भी तुम आगे जाकर और डिटेल में अभी समझोगे इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे पहले ये जो पूरा आपने अभी देखा, ये जो पूरा हमने डिफरेंशिएशन देखा, इसके बाद और भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें जानने को मिला लुआइजर चाचा ने। इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा था, मतलब इनको ही सारी चीजें पता थी कि भाई कैसे केमिकल कंबाइन होने वाले हैं उस समय में, जिसकी समरी लिखी थी प्राउट ने। मतलब समरी ऐसे समझ लो कि इन्होंने देखा कि अरे लुआइजर ये कर रहा है यार, ये तो बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में करा रहा है ये सारी चीजें, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और इजी सी लैंग्वेज में थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। तो प्राउट ने वो करा था। तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कवर करा था लुआइजर और प्राउट ने। अब इसी के साथ आखिर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, जिसके बारे में इन लोगों ने इतनी डिस्कवरी कर ली और भाई लोग बोलने लगे कि भाई लुआइजर और प्राउट तो चच्चा हैं जिन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन ढूंढा। तो देखो, सिंपल बात ये है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 चीजें हैं। जो पहली चीज है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास क्या होता है, ना ही वो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे क्या सर, एग्जांपल दो। जैसे एक आदमी समझ लो जिसका नाम A है, और दूसरे आदमी को समझ लो जिसका नाम B है। आदमी मत समझो यार, सब्सटेंस समझ लो तुम लोग, नहीं तो बोलोगे कि आदमियों को कंबाइन कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो आप। तो वो चीज नहीं करते। तो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है A और एक सब्सटेंस है जिसका नाम है B। तो A का वेट समझ लो 1 kg है और B का वेट समझ लो 4 kg है। इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड करा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा C सब्सटेंस, जो एक अलग तरीके का सब्सटेंस बना है, उसका वेट क्या होगा, 5 kg होगा। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि यहां पर ना ही मास नया क्रिएट हुआ, ना ही देखो यहां पर वेट बढ़ता हुआ दिखा क्या आपको, नहीं, और ना ही मास डिस्ट्रॉय हुआ है, यहां पर ना ही वेट कम हुआ है, इक्वल ही रहा है। जितना A और B का वेट था उन दोनों को जब हमने ऐड करा है, मिक्स करा है रिएक्शन के अंदर, तो हमें देखने को मिला है कि जो C सब्सटेंस है उसका भी सेम ही मास है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब ये वाली जो लेफ्ट वाली साइड होगी, दीज आर रिएक्टेंट्स, इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था हमारा, जैसे ये जो C वाली चीज थी ये था हमारा प्रोडक्ट, फाइनल जो चीज निकली थी। जैसे कि तुम लोग चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, या फिर तुमने दाल बनाई, ये सारी चीजें जब तुम लोग ऐड करते हो खिचड़ी बनाने में, जैसे हम लोग दाल ऐड करी हमने 1 kg और 4 kg हमने राइस ऐड करे,
तो हमने देखा कि मेन जब वो दाल थी और राइस थे तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स थे। जैसे जो हमारा राइस था वो 1 kg था, सॉरी दाल थी वो 1 kg थी, और जो राइस था वो 4 kg थे। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारी जो फाइनल खिचड़ी बनी है वो कितनी बनी है, 5 kg बनी है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ क्या हुई है, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो यही चीज़ बताई थी लोएजर ने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो हमें समझ में आया इससे कि हाँ भाई, मास जो है ना ही वो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, मतलब ये जो था ए प्रोडक्ट का और बी वाले रिएक्टेंट का, ये हमेशा इक्वलेंट होगा किसके, प्रोडक्ट के, मतलब जो फाइनल चीज बनेगी। इसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। मतलब ये क्या होते हैं, जो भी केमिकल हमारे कंपाउंड होते हैं, मतलब जो भी केमिकल से बनी हुई ज्यादातर चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में आगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब के अंदर एक फिक्स्ड रेशो के अंदर होती हैं। ये मान लो अगर तुमने जैसे H2O लिया है, H2O की रेसिपी के अंदर अगर तुमने H3O कर दिया तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो कोई और सब्सटेंस बन जाएगा। H4O कर दिया तो वो कुछ और ही बन जाएगा। H5O कर दिया तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तुमने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो H5 कुछ मतलब अलग ही सब्सटेंस रहेगा वो। तो यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट पोर्शन भी होना चाहिए हमारी चीज़ों का, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। सो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट पोर्शंस। तो देखो H2O के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग H जो है उसका भी एटॉमिक मास, हम लोग एटॉमिक मास के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी हाइड्रोजन होती है उसका एटॉमिक मास होता है 1। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा है, तो एक हाइड्रोजन प्लस दूसरी हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है हमारा O। तो ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक मास देखोगे तो वो कितना आता है, 16 आता है। तो हमने क्या लिख दिया है, 16। तो 1 + 1, और ये क्या था, रेशो 16। तो यहां पर देखो 2:16 हो गया, ये 2:16, मतलब 1 को ऐड कर लिया हमने और यहां पर 16 को नीचे के नीचे लिख दिया। क्या ये कट हो सकते हैं 2:16? हाँ हो सकते हैं। 2 1 = 2 और 2 8 = 16। तो 1:8 का रेशो हो गया इनका। मतलब इसी रेशो के अंदर तुम्हें H2O होना चाहिए और H2O का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी वो हमारा वाटर कहलाएगा। अगर मान लो H अगर ज़्यादा हो गया तो वो कुछ और सब्सटेंस बन जाएगा। अगर O ज़्यादा हो गया, मान लो यहाँ पर H2O है तो H2 + O2 हो गया तो वो कुछ और ही सब्सटेंस बन जाएगा। इस वजह से सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। अब ये जो थी, ये तो पूरी बात थी लोएजर और किसकी, प्राउड की। लेकिन इसके बाद आया डाल्टन। डाल्टन ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, तुम लोगों ने जो भी बताया बता दिया, लेकिन अब मैं एटॉमिक थ्योरी बताने वाला हूं जिसमें बिल्कुल सारी चीजें मैं एग्जैक्ट बताऊंगा और तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या चीज है। सबसे पहली बात जो इन्होंने बताई वो ये थी कि जो भी मैटर है वो बना होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एटम्स। मतलब कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर बनी हुई है। अभी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी चीज क्या है, तो आप बता दोगे सर सेल हैं, सबसे छोटे तो सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर मैंने कोई भी चीज, मान लो आपका फोन उठाया, आपका लैपटॉप उठाया और बोला भाई ये बताओ कि अब इसके अंदर सबसे छोटी चीज क्या होगी, तो बोलोगे सर माउस होगा, टच स्क्रीन होगी, कुछ बटन होगा। वो सब नहीं, सबसे छोटी चीज अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो बोलोगे सर क्या होगा, नहीं पता। तो वो होते हैं एटम्स। एटम्स मतलब हर चीज के अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी प्रेजेंट है एटम्स। तो अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है, तो आपका जवाब होगा एटम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटी चीज क्या होती है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर सेल्स। तो इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर यही है कि जो एटम्स होते हैं बहुत ही छोटी चीज होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही इन्हें क्रिएट करा जा सकता है और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय करा जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। अच्छा सर, याद रखना इंडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि अब इसको फर्दर और आगे ब्रेकडाउन नहीं करा जा सकता, इससे ज्यादा अब ये ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो इसी वजह से एटम्स को सबसे छोटी चीज कहा गया है कि मतलब अब इन्हें आगे जाकर और तोड़
नहीं सकते। बस अब ये लास्ट लिमिट है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटम्स मान लो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर आप मान लो वाटर के अंदर से आपने हाइड्रोजन लिया और कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया उसके अंदर से हाइड्रोजन ले ली, तो उसकी जो क्वालिटी होगी और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम ही रहेंगी हाइड्रोजन की, चाहे आप उसको कहीं से भी उठाओ, चाहे आप उसको ऑक्सीजन मतलब या तो आप एयर की फॉर्म में है वो तो एयर की फॉर्म से ले रहे हो, सॉलिड की फॉर्म से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, वहां पर जो हमारी हाइड्रोजन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो उसका मास है वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा फोर्थ वाला एटॉमिक थ्योरी का हमें पार्ट बताया गया है कि क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे उनकी डिफरेंट मासेस होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो यहां पर देखो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारी हाइड्रोजन थी उसका मैंने कितना लिया था, देखो मास लिया था 1, और ऑक्सीजन थी ये मैंने नहीं लिया था, पीरियोडिक टेबल में आपका आगे देखने वाले हो आप इसे। तो जो हाइड्रोजन है हमारा उसका कितना है, दैट इज 1, और जो ऑक्सीजन है इसका कितना मास है 16। अच्छा सर ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिला हमें कि जो हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी इन दोनों के मास के अंदर डिफरेंस था। तो यही बताया है कि जो भी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होने वाले हैं उनका डिफरेंट मास होने वाला है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं ये छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है ये देखने वाले हो, कंपाउंड कुछ सिमिलर ही होता है, जैसा हमने अभी देखा था मॉलिक्यूल वाली चीज यही होता है। देखो बस कंपाउंड में क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे H2O का तुम्हें ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, जैसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए तो वही हो जाता है हमारा कंपाउंड। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर हमें डिफरेंट क्या हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हमें एलिमेंट जो हैं ये जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तब जाके हमारे एटम्स जो हैं जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और उनके जुड़ने की वजह से एक नया टाइप का हमारा सब्सटेंस बन रहा है जिसको हमने बोल दिया है कंपाउंड बोल दो या फिर मॉलिक्यूल बोल दो, दोनों चलेगा, कंपाउंड भी चलेगा और मॉलिक्यूल भी चलेगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी गिवन कंपाउंड हो गया, जैसे ये था हमारा एक गिवन कंपाउंड, इसके अंदर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल सेम रहने वाले हैं। देखो कैसे सेम रहने वाले हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन थे अगर 2 की जगह 3 एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आके ऐड हो जाता है तो ये तो चेंज ही हो जाएगा, बिल्कुल वाटर नहीं रहेगा ये H2O, ये कुछ और ही सब्सटेंस बन जाएगा। 4 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं कुछ और सब्सटेंस बन जाएगा। 5 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं तो क्या ये वाटर रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ और ही सब्सटेंस बन जाएगा। 6 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, चेंज हो जाएगी इसकी फॉर्म, ये वाटर रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से जो इनकी क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। जैसे अगर H2O की बात हुई है तो 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए इसके मॉलिक्यूल के अंदर, तभी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या ये वाटर का मॉलिक्यूल है। बस यही कुछ चीजें थी जो इन्होंने बताई हैं। आगे देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, जिसके लिए तुम लोग इतनी देर से उतावले हो रहे हो कि भैया एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं सर, जल्दी से बता दो। तो एलिमेंट क्या होता है भाई, देखो प्योरेस्ट सब्सटेंस। जैसे देखो एक हमने हाइड्रोजन लिया तो एक ये जो सिंगल है इसको हमने बोला है एटम। तो एलिमेंट के अंदर सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन एनी गिवन एलिमेंट। तो यहां पर एक एलिमेंट था हमारे प्योरेस्ट सब्सटेंस से, जैसे बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए, बहुत सारे मतलब ऐसे सेम हाइड्रोजन हो गए। अरे अपने आप को समझ लो, जैसे तुम्हारी पूरी क्लास है, क्लास के अंदर कितने बच्चे होंगे सर, बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लो 15-20 बच्चे हो, तुम सेम ही क्लास के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी क्लास में से मैं किसी एक बच्चे को बुलाऊं, अरे इधर आजा चंपाकली, इधर आजा। चंपाकली नाम की है कोई लड़की तुम्हारी क्लास में, चलो ऐसे इमेजिन कर लो, मान लो तो मैंने बुलाया चंपाकली को कि आजा आजा चंपाकली आजा। चंपाकली तुम्हारी क्लास से निकल के बाहर आ गई, तो मैंने उसको क्या बोला, स्टूडेंट। और जब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो यही होता है जो एलिमेंट होता है, मान लो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और मान लो एक सिंगल हाइड्रोजन की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये एटम है, मतलब एक सिंगल स्टूडेंट है, एक ही है बस ये। तो सबसे छोटी चीज एलिमेंट के अंदर क्या होती है, मतलब एलिमेंट के अंदर अगर हम लोग सिंगल देखें किसी भी सब्सटेंस को तो वो रहेगा हमारा एटम।
कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग कंपाउंड बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ गया था ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा वाटर बन गया था, H2O बन गया था। तो अब मैं तुमसे ये बोलूं कि एक कंपाउंड के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है? एलिमेंट के अंदर सबसे छोटी चीज होती है एटम। तो कंपाउंड के अंदर की सबसे छोटी चीज ढूंढ के बताओ। तो तुम बोलोगे यार कंपाउंड के अंदर तो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, तभी तो वो कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ के कुछ एक नया सब्सटेंस बनाया है। तो उसके अंदर सबसे छोटी चीज़ तो होगी क्या? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन एनी गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर सबसे छोटी चीज़ होती है मॉलिक्यूल। तो यही डिफरेंस था बस एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना हो। अगर डाउट है तो एक बार रिपीट पे देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे छोटी चीज़ क्या? एटम हमारी, आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये जो एटम है भाई, ये इतनी छोटी चीज़ है, तो इसको मेजर करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक नया हमें कुछ बनाना पड़ेगा साइज वाइज का। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग केजी या ग्राम में इसको ले पाएंगे, इसका वेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि एज यू ऑलरेडी नो दैट केजी एंड ग्राम विल बी वेरी बिग यूनिट्स टू मेजर साइज ऑफ एटम। जो एटम का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो केजी और ग्राम तो हम यूज़ नहीं कर सकते। Therefore, a new unit was discovered known as AMU, Atomic Mass Unit, और simply U, Unified Mass। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक नई यूनिट बनाने की जरूरत ही पड़ गई। हमने कहा भैया केजी और ग्राम का काम तो चलने नहीं वाला, तो एक नई यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्या बोल देते हैं? यू भी बोल देते हैं, जिसको यूनिफाइड मास, मतलब छोटा कर दिया हमने, बोल दिया यूनिफाइड मास। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 12। तो ये पूरा देखो यार, ऐसे समझ लो कि बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल है ये, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक बड़ा सा तुम समझ लो C12 क्या है? एक एटम है कार्बन का। हमने क्या बोल दिया इसको? कार्बन 12। एक बड़ा सा ये पीस लिया, इसको हमने कट करा 12 पीसीस के अंदर, 12 पीसीस के अंदर। हाँ देखो तरबूज जैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ, हाँ तरबूज ही समझ लो तुम। खाने की मत सोचो, बस खाने की सोचते रहो, मेरे को भी खाने का याद दिलाते रहो। सिंपली क्या है ये हमारा कार्बन 12 एक बड़ा सा एटम है, इसको हमने काटा 12 पीसीस के अंदर। तो इससे एक पीस हमने उठाया, इस एक पीस को उठा के हमने बोल दिया कि ये क्या है? ये जो एक पीस है दिस इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहां पर भी ये लिखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, तुम्हें पता चलेगा थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के अंदर। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यही समझना है, जो मेन चीज है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इधर उधर की नॉलेज नहीं लेनी। जितना बुक के अंदर है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, वो समझ लो कि क्या था। हमारा एक कार्बन 12 था, एक एटम था कार्बन 12 का, उसको 12 पीसेस के अंदर हमने क्या करा? ब्रेक डाउन करा। उससे एक पीस हमने उठाया, 12वें पीस को उठा लिया मान लो, और उसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने इसको क्या बोला? दिस इज 1/12 ऑफ कार्बन 12। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है वो किसके इक्वलेंट होती है? कार्बन 12 के 1/12। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो तुम्हें समझनी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास, इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और हमारा कैल्शियम हो गया। इनके मासेस भी अलग अलग होंगे। जैसे आप लोगों की क्लास है, पूरी क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, इनके यार तुम लोगों ने नाम भी तो रखे होंगे। नाम मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म में नाम रखे होंगे क्या? जैसे मोटू, छोटू, लंबू, कालू, गोरू। हाँ कलर वलर पे मत बोलना किसी बच्चे को। हाँ तो तुमने जैसे मोटू, छोटू, लंबू, किसी बच्चे का नाम तुमने रख दिया मोमोज, किसी का नाम समोसा, काजू कतली, ये सब तुमने नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में वो तो उसका नाम होता नहीं है, किसी का नाम मोटू तो होगा नहीं, छोटू तो होगा नहीं किसी का नाम, उनका रियल नाम तो कुछ और होता है, लेकिन ये क्या करते हो तुम उन्हें निकनेम से बुलाते हो। तो इसी तरीके से हमारे एलिमेंट होते हैं।
ये जो एलिमेंट होते हैं इनका निकनेम समझ लो, इनके सिंबल्स। जैसे हमने एल्यूमिनियम को Al बुला लिया, अरे Al इधर आ, तो तुम समझ जाना कि भैया एल्यूमिनियम की बात हो रही है। आर्गन को हमने Ar बुलाया है, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO। तो समझ गए तुम कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है कि इनके शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिए गए हैं, सिंबल बता दिए गए हैं एलिमेंट्स के। इसके बाद जो तुम्हारी क्लासेस के अंदर जैसे बच्चे होंगे, पूरी क्लास के अंदर जितने बच्चे होंगे उन सबका वेट भी तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यही बताया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट कितना है, बस 1। अरे भाई बहुत ही पतला है ये तो। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। सर बाकी के कहाँ गए? हाइड्रोजन के बाद तो हीलियम आता है, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास है, इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेज हैं जिनको तुम्हें लर्न करना है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वही लिखे हैं। नहीं तो करने को तो लर्न बहुत सारे हैं, तुम लोग मतलब 10th में जाके तुम्हें लर्न करने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेज हैं जिन भी एलिमेंट्स के, वो तुम्हारी बुक के अंदर भी मेंशन्ड है और मैं भी यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का दे दिया 16, सोडियम का 23, सल्फर का 32। तो ये सब जो कुछ है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है और उनके इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस हैं। ये तो तुम्हें ढंग से रट्टा मारने हैं, याद होने चाहिए, तुम्हें पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओ गलती से भी। ये तो आएंगे ही आएंगे 101% एग्जाम के अंदर। इसी के साथ कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या होता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को तुम्हें दे दिया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास? जैसे एक हमने सब्सटेंस का नाम लिख दिया HCl, HCl लिख दिया। अब फटाफट H देखो, H किसका था भाई, छोटा नाम H किसको बुलाते हैं प्यार से? अरे सर हाइड्रोजन को बुलाते हैं प्यार से H। और H का मास कितना था, एटॉमिक मास था 1। तो मैंने H इजिकल्स टू 1U लिख सकता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पर 1U लिख दिया, ठीक है। अब Cl लिखा ना, HCl फॉर्मूले के अंदर देखो Cl लिखा ना। अब Cl किसका शॉर्ट नेम था? Cl था, देखो यहाँ पर देखो, ये रहा। Cl किसका शॉर्ट नेम? क्लोरीन का है। अच्छा तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना था? CHLORI यानी 35.5 था, ठीक है। तो क्लोरीन का 35.5। अब इसमें मेरे को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। मतलब क्या करना है, सिंपली H और जो हमारी Cl है इन दोनों के वेट को ऐड अप कर देना। तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 36.5U। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही आसान है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को ये डिफिकल्ट क्यों लगता है कि आपको एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के बारे में और कुछ उनके सिंबल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इतना तो। और ये आपको पता लग जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन मैं दूंगा अभी नेक्स्ट, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब एक और सब्सटेंस लेते हैं। जैसे एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, HNO3 करके लिया है हमने। तो यहाँ पर जो O है वो कितना है, थ्राइस है। तो देखते हैं सबसे पहले H किसका शॉर्ट नेम है? देखो फटाफट देखो। अच्छा सर हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक मास कितना है 1, तो 1 लिख लिया 1U। सबसे पहले हमें गिवन चीज़ों के बारे में लिखना है। N क्या है, N किसका है? देखो शॉर्ट नेम N नाइट्रोजन। अच्छा सर नाइट्रोजन है, हाँ। तो नाइट्रोजन का कितना है, देखो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन 14, तो 14 लिख दिया मैंने, 14U। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का O सिंबल है ना, ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग O सिंबल को। देखो ऑक्सीजन और सिंबल क्या है, O। तो ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग क्या है, एटॉमिक मास 16, तो हमने क्या लिख दिया 16। लेकिन यहाँ पर कैच है, देखो 3 लिखा था ना O के बाद, तो मतलब क्या, ऑक्सीजन थ्राइस, मतलब 3 है ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे 16 × 3U, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को। तो 16 3 से क्या होता है 48। नाइट्रोजन कितना रहेगा हमारा, 14 का 14U लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन 1 था तो 1 ही लिखेंगे। अब इन सबको हम लोग ऐड अप कर लेते हैं। 14 + 1 15 हो गया, और यहाँ से आप ऐड कर लो 15 + 48 63 हो जाएगा। इसको करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही आसानी से। सिंपल यही होता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट है ये जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, ये कुछ जो प्रैक्टिस वाले मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। तो यहाँ पर थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज करें और इनका आप फटाफट क्या करें,
इनका फटाफट आप लोग मेरे को आंसर लिख के दें, या तो इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर। तो देखो यहाँ पर एक जो बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि CA एक 6th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे CaOH और ब्रैकेट क्लोज 2 लिखा है, तो यहाँ पर जो OH है ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर 2 लिखा है, तो मतलब क्या ये दोनों ही O भी कितनी बार 2 बार है और H भी कितनी बार है 2 बार है। बोथ O एंड H आर ट्वाइस बिकॉज ऑफ 2 आफ्टर ब्रैकेट। तो ये मेरे को एक्सप्लेन करनी थी, छोटी सी चीज, इसका ध्यान जरूर रखें क्वेश्चन सॉल्व करते में। आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और आंसर फटाफट लिखो। तो यहां पर फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में भी बात करी गई है। आखिर अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करा गया, लेकिन ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या चीज है? सिंपल है, जस्ट जो तुमने अभी मॉलिक्यूलर मास यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करा है वही यूज करना है। देखो यहां पर क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। देखो मॉलिक्यूलर मास यूनिट और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों सिंपल ही हैं चीजें। जैसे देखो तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास था उसमें हमने क्या करा था, ऐड करा था। यहां पर क्या करा था, H को भी ऐड करा था, Cl को भी ऐड करा था। यार यहां पर भी वही करना है। जैसे NaCl दे दिया तुम्हें, तो सबसे पहले Na देखो, Na किसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में? Na इज सोडियम। सोडियम का कितना है एटॉमिक मास? 23। तो सोडियम का हमने क्या लिख लिया, 23U। Cl देखो, Cl का कितना है भाई? Cl किसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सबसे पहले तो ये देखो क्लोरीन को। Cl का कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5U। तो यहां पर हमने क्या करा, Cl Na को लिख लिया, Na का एटॉमिक मास लिख लिया और Cl का लिख लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 58.5U हो गया। ये क्या था हमारा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। ये जो फॉर्मूला यूनिट मास है ये वर्ड क्यों यूज करा जाता है? मोस्टली हर जो चीज प्रेजेंट है वो लिक्विड के अंदर तो प्रेजेंट होगी नहीं, तो कुछ जो हमारे मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ जो हम सब्सटेंस देखते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। लेकिन होता ये भी मॉलिक्यूलर यूनिट मास की तरह ही कैलकुलेट है। दोनों में ही हमें ऐड करना होता है इनका मासेस को, एटॉमिक मासेस को, और कुछ भी नहीं करना होता। तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट इज यूज्ड विद मॉलिक्यूल, और इनको किसके साथ यूज करा जाता है? क्रिस्टल्स के साथ। मतलब ऐसे जो हमारा चलता है बेसिक सिस्टम कि दूध को हम लोग लीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और कोई सॉलिड जैसे चीनी हो गई, नमक हो गई, उसको हम लोग केजी वगैरह में या ग्राम में करते हैं कैलकुलेट, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि मॉलिक्यूल्स के लिए हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर यूनिट मास, और जो सॉलिड चीज थी उसके लिए बोल दिया है फॉर्मूला यूनिट मास। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो मोनोएटॉमिक मतलब कि सिंगल एटम, और डायएटॉमिक मतलब 2 एटम्स। जैसे एक अगर सिंगल एटम हो गया आर्गन का, और अगर इसी आर्गन के पीछे हमने 3 या 4 लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डायएटॉमिक। इसके पीछे अगर हमने 2 या मोर देन 2 एटम्स लगा दिए, सो दैट विल बी डायएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक का मतलब एक सिंगल एटम। तो कंपाउंड जो होते हैं जनरली किन चीज़ों के बने हुए होते हैं? या तो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, और इनके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, दे कंटेन सर्टेन चार्जेस। तो हम लोग इन चार्जेस को आखिर क्या बोलते हैं? इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं आयंस। ये जो आयंस होते हैं आपको पता है या तो नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव। इसी तरीके से जो हमारे आयंस होते हैं या तो ये नेगेटिव रहेंगे या फिर ये पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एनायन। आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है कि कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखे जाते हैं, किस तरीके से, किस प्रोसेस से लिखे जाते हैं। तो एक ये जो चार्ट है आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से इसको अच्छे से आप लोग लर्न करने, क्योंकि क्लास 10th के अंदर और 9th के अंदर भी बहुत काम आने वाला है ये। इसके बिना मतलब आप केमिकल फॉर्मूले लिखना नहीं सीख सकते प्रॉपरली, तो इसको अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलेज लिखे जाते हैं। जैसे एक यहाँ पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई है, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम का देखते हैं। तो मैग्नीशियम देखिए ये है, इसका सिंबल क्या है? Mg2+। तो यहाँ पर हमने लिख लिया Mg2+। अब इसके बाद क्या था? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का देखिए यहाँ पर, देखिए ये रहा हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड का क्या है OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ पर 1 इसलिए लिख दिया है क्योंकि 1 यहाँ पर देखो लिखना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको आसानी से समझ में आया इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 1 नहीं लिखा, -1 नहीं लिखा, यहाँ पर सर ने क्यों -1 लिख दिया। आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए चीज़ें, क्योंकि 1 अगर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, ये जो चार्जेस हैं, जैसे ये 2 पॉजिटिव था इसके ऊपर और यहाँ पर 1 माइनस था, ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं केमिकल फॉर्मूले के अंदर। कैसे एक्सचेंज होते हैं, देखो अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Mg ब्रैकेट में OH2। अब ये जो 2 का चार्ज है ये कहाँ पर गया है, ये OH के पास गया है, और ये जो -1 का चार्ज था ये Mg के पास गया है। तो -1 तो हमें यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन जो हमारा OH2 था ये तो दिखाना पड़ेगा। और ये क्या था, ये 2 गए हैं, देख रहे हो 2 का चार्ज गया है, तो ये किसके पास गया है, OH के पास गया है, क्योंकि ये दोनों इंटर एक्सचेंज हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये OH के पास चार्ज गया है ये दोनों के पास गया है, इस वजह से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन दोनों को। आगे चलते हैं, आगे है राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का लिखना है केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले अमोनियम देखिए आप लोग, अमोनियम कहाँ पर है, यहाँ पर अमोनियम अमोनियम अमोनियम, ये रहा। अमोनियम का क्या है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव दिखाया गया है, मतलब क्या, पॉजिटिव के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी तो मतलब क्या 1 होगा। 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इसलिए लिखते भी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा है। तो NH4+1। आगे चलते हैं, आगे क्या है, सल्फेट। सल्फेट देखते हैं हम लोग, ये रहा सल्फेट लिखा हुआ है यहीं पे। तो सल्फेट का क्या है, SO4 2-। तो यहाँ पर लिखा है हमने SO4 2-। अब इन दोनों के चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे, तभी तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो ये चार्जेस हम लोग देखते हैं। तो देखो NH4 के पास क्या आया, 2 का चार्ज आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं NH4 ब्रैकेट क्लोज 2। अब ये जो 4 है ये किसका था, ये हाइड्रोजन का है, तो इस वजह से ये इधर नहीं गया है, SO4 के पास नहीं गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि SO4 के ऊपर जो 2 नेगेटिव का चार्ज था वो NH4 के पास आ गया है, तो NH4 को हमने ब्रैकेट में लिखा है, बाहर 2 लिख दिया है। अब SO4 की तरफ किसका चार्ज जाएगा, ये +1 का। +1 का क्या चार्ज, तो प्लस का मतलब 1 है, तो इसलिए ज़रूरी है नहीं इसको दिखाना, इस वजह से हमने क्या लिख दिया है, डायरेक्टली SO4 लिख दिया है। प्लस दिखाना या 1 दिखाना ज़रूरी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि 1 की कुछ वैल्यू नहीं होती। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो ये पूरा केमिकल फॉर्मूले वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, आई होप स्टूडेंट्स। आपका अगर डाउट है स्टिल इसके अंदर तो एक बार रिपीट करके देखें वीडियो, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर सिंपली यही हुआ है कि ये जो ऊपर वाले चार्जेस हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं दूसरी चीज़ के साथ। जैसे मैग्नीशियम के साथ जो हाइड्रोक्साइड था उसके पास ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे केमिकल फॉर्मूले बन जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवोगाद्रो नंबर्स और मोल कंसेप्ट के बारे में। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक, लेकिन हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले अवोगाद्रो नंबर्स की बात करते हैं। तो इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इनको रिप्रेजेंट करा जाता है बाय NA। तो ये पूरा कंसेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 डजन बनानास जो होते हैं उसके अंदर कितने बनाना होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डजन बनाना ले आओ मार्केट से, तो आप कितने बनानास लेकर आओगे, 12 बनानास। अगर मैं आपको बोलूं कि प्लीज गिव मी 1 पेयर ऑफ सॉक्स या फिर 1 पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब क्या है, एक पेयर के अंदर कितनी सॉक्स होंगी, 2 सॉक्स होंगी। या फिर एक पेयर के अंदर कितने शूज होंगे, 2 शूज होंगे। तो ऐसे ही 1 मोल के अंदर कितनी ये वैल्यू होती है, देखो कितनी वैल्यू है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू छुपी होती है 1 मोल के अंदर। सिंपल। 1 डजन बनाना मतलब कि 12 बनानास थे। 1 पेयर सॉक्स कितनी थी, 2 सॉक्स। 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 1 मोल लें Mg के एटम का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर 1 मोल लें हम लोग Na मतलब कि सोडियम के एटम का, तो उसकी भी वैल्यू यही होगी। अगर हम लोग H2O के मॉलिक्यूल का 1 मोल लें,
उसकी भी यही होगी वैल्यू, और NaCl का एक मोल ले तो उसकी भी यही वैल्यू निकलेगी। तो मतलब क्या, कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन होगा, ले लो, उसकी एक मोल की वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ढंग से इस वैल्यू को आपको रट्टा मार लेना है, समझ लेना है कि हाँ, हर किसी मॉलिक्यूल, एटम और आयन की एक मोल की वैल्यू ये होती है। इसी के थ्रू हम लोग आगे के और भी कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो अब हम लोग समझते हैं मोलर मास का कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। देखो, एटॉमिक मास क्या चीज होती है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक मास मतलब किसी भी एक एलिमेंट का मास बोल दिया मैंने। जैसे क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 1, कार्बन का क्या होगा 12, नाइट्रोजन का क्या होगा 14, ऑक्सीजन का क्या होगा 16 U, तो पीछे यूनिट भी लगाना याद रखें थोड़ा। क्लोरीन का क्या होगा 35.5, ऐसे ही सो ऑन। तो आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास क्या है। एक सिंगल एलिमेंट का जो भी उसका मास आता है वो हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब चलते हैं आगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या था, मास ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विच इज गिवन। जैसे हमें गिवन मॉलिक्यूल क्या है HCl, तो HCl का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। हम लोग H की देखते हैं सबसे पहले, तो एटॉमिक मास दिस वाज 1, और Cl का क्या है 35.5, तो इसको हमने एड अप कर दिया है, ये हो गया है 36.5 U। आगे चलते हैं हम लोग HNO3, तो यहां पर देखो H का लिख लिया है हमने, क्या लिखा है H का है 1 U। N से क्या था, नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन का हमने 14 U। ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन है 16, तो 16 लिख दिया है। लेकिन 16 O3 लिखा है, तो मतलब 16 कितनी बार ही होगा, 3 बार होगा। तो 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 48 U। नाइट्रोजन का 14 का 14 वैसे ही लिखा है, H का 1 वैसे ही लिखा है, इन सबको एडअप कर दिया तो 63 U हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हमें एटॉमिक मास निकालने का तरीका पता चला, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका पता चला। अब इसी से मोलर मास निकालने का भी तरीका पता चलेगा। 2 तरीके हैं लेकिन मोलर मास निकालने के, एक तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और एक है लंबा चौड़ा मेथड। पहले लंबा चौड़ा मेथड समझ लेते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है मास ऑफ एनी केमिकल 1 मोल, तो मास हमें निकालना है किसी भी केमिकल का या फिर उसके 1 मोल का मास निकालना है हमें। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, देखो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हमें मान लो मास निकालना है 1 मोल का, तो देखो क्या करना होगा हमें 1 U, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उठाएंगे 1 U लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे अवागाद्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेम क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही करेंगे। क्लोरीन हमने ले लिया 35.5 है, तो यहाँ पर 35.5 U लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हम लोग आगे आ गए। अब आगे देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ये तो थी लॉन्ग ट्रिक, मल्टीप्लाई करना है, बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन जाने वाला है आपका। लेकिन एक बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, वो है कि ये जो आपको O दिख रहा है, O के ऑक्सीजन क्या थी हमारी, ऑक्सीजन है 16 U है। तो सिंपली अगर हम लोग इसके पीछे U की जगह G लिख देंगे तो ये भी मोलर मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। है सर, इतना आसान है ये? अरे इतना ही तो सिंपल है, ये है सबसे शॉर्ट ट्रिक। अगर हमें मैग्नीशियम का निकालना है तो देखो मैग्नीशियम का देखो 24 है एटॉमिक मास, U 24 U, इसके पीछे सिंपली U की जगह G लगा दिया तो ये हो गया हमारा मोलर मास। सर ये तो समझ में आ गया हमें एलिमेंट्स का, लेकिन मॉलिक्यूल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स जैसे HCl आ गया तो यहां पर HCl का देखो क्या था, HCl का मॉलिक्यूलर मास था 36.5 U। तो यहां पर हमने क्या करा है, सिंपली या तो तुम 36.5 U को मल्टीप्लाई कर सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, या फिर सिंपली U की जगह G लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मोलर मास। इससे भी कोई सिंपल चीज हो सकती है, अब इससे आसान तरीका तो कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता, और सारी चीजें तुम्हारे सामने डिफरेंशिएट करा हुआ है एक एक टेबल में, एक एक चार्ट के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब आगे अभी जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं बुक के अकॉर्डिंग इनको रिवाइज करते हैं। तो 1 मोल जो होगा कार्बन एटम का, उसका देखो 6.022, उसकी वैल्यू क्या होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और इसका मतलब एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द एटॉमिक मास देखें तो हम लोग कार्बन का क्या रहता है 12 रहता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। तो मतलब ये तीनों चीजें सेम ही है। 1 मोल के अंदर कितनी वैल्यू होती है 1 मोल की, इतनी होती है।
1 मोल कार्बन के की कितनी वैल्यू होगी, इतनी ही होगी। और अगर हम लोग उसका एटॉमिक मास देखें या फिर हम लोग मोलर मास देखें, एटॉमिक मास नहीं, हमें देखना है क्या, मोलर मास। तो अगर हम लोग मोलर मास देखें तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। हमने सिंपली जो यहाँ पर 12 यू में थी वैल्यू, उसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, पीछे यू की जगह जी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर देखो कितने मोल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम लोग देखें इसका मोलर मास तो वो होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपली हमने क्या करा है, देखो हाइड्रोजन की क्या थी, 1 थी, 1 यू को किससे रिप्लेस कर दिया, जी से। तो हमारा वही वाला सिस्टम आगे तक चला है। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का 1 मोल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो गया, कोई भी पार्टिकल ले लो भाई, कोई भी उठा लो तुम पार्टिकल, तो उसका क्या रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल की वैल्यू वही रहने वाली है। और हम लोग यहाँ पर जो भी पार्टिकल का मान लो यू के अंदर होगी क्वांटिटी, उसके पीछे हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ ग्राम लिख देंगे, ग्राम जी लगा देंगे उसके पीछे, तो हमारी क्या आ जाएगी मोलर मास। आगे चलते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, वैल्यू यही रहने वाली है, इतने ही मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मॉलिक्यूलर मास जो भी रहने वाला है उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। देखो यहां पर भी यही हुआ है, जो हमारा ये जो मॉलिक्यूल थे जैसे H2O है, H2O का आप निकाल के बता सकते हैं। तो H2O का देखो सिंपल है बहुत, 1 + 1 तो 2 रहेगा, और ये ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 + 2 18। पीछे हम लोगों को क्या लगा देना है, U की जगह G लगा देना है, तो ये हो जाएगा 18G, और ये क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास। सिंपल, इतना ही सिंपल है। तो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई आयन हो, चाहे कोई भी चीज हो यार, कोई भी चीज उठा लो तुम, बस सिंपली तुम्हें यू की जगह जी लगा देना है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास के अंदर। और एक तुम्हें वैल्यू याद रखनी है अवागाद्रो नंबर की। अवागाद्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा उसका रिवीजन भी हो गया हमारा साथ साथ, और यही रिवीजन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। आगे चलते हैं हम लोग, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है, थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसानी से समझने वाले हैं। अब तुम बचपन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। जैसे बचपन में हमें क्वेश्चन दिया जाता था, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम्स इफ 20 आइसक्रीम कॉस्ट इज ₹200। तो हमसे सिंपली ये पूछा जाता था कि 10 आइसक्रीम्स की कॉस्ट क्या होगी अगर 20 आइसक्रीम्स की कॉस्ट ₹200 है। तो हमें कैलकुलेट करने को दिया जाता था। कुछ बच्चे कैसे करते थे कैलकुलेट, 2 तरीके से कैलकुलेट करते थे मोस्टली बच्चे। जो पहला तरीका होता था, बच्चे क्या करते थे कि कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम निकाल लेते थे। तो क्या करा उन्होंने, 200 को डिवाइड कर दिया किससे, 20 से, तो एक आइसक्रीम की कॉस्ट निकल के जो क्या थी, ₹10। तो 10 रुपीज से उन्होंने क्या करा, 10 आइसक्रीम्स की अब उन्हें कॉस्ट निकालनी है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे, 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10 आइसक्रीम्स, तो हमारा ₹100 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम्स क्या निकल जाएगी हमारी, ₹100। लेकिन जो दूसरा तरीका होता था, जो बहुत एफिशिएंट तरीका होता था, जिससे बहुत जल्दी आंसर निकल जाया करता था, वो ये तरीका था कि 20 आइसक्रीम्स इजिकल्स टू ₹200, 10 आइसक्रीम्स इजिकल्स टू x मतलब ये अभी हमें वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग सारी चीजों को एक साथ एक के नीचे एक लिखेंगे। जैसे 20 आइसक्रीम्स है तो इसके नीचे क्या आएंगी, 10 आइसक्रीम्स इजिकल्स टू ₹200। तो 200 हमने ऊपर लिखा है और x हमारा नीचे की तरफ आया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इस तरफ ले जाते हैं, x को हम इस तरफ ले गए। अब हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाय 10/20। देखो 10/20, 10 की पोजीशन भी स्विच हुई है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुई है। तो देखो 10/20 को हम, अब हमारा यहां पर ये आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 10/20। तो 20 1 जा 20, 10 जा 200। तो x इजिकल्स टू 10 और ये ऊपर वाला 10 दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और आंसर रहेगा हमारा x इजिकल्स टू 100। सो कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम्स विल बी 100। सिंपल। तो ये 2 तरीके थे। अब इन्हीं 2 तरीके से हम लोग मोल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और मोल वाले न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। अगर 1 मोल है ऑक्सीजन एटम का जिसका मास है 16 ग्राम,
उसका कैलकुलेट करना है हमें मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, 1 मोल इजिकल्स टू 16 ग्राम। अब 0.5 मोल इजिकल्स टू x ग्राम, अब ये तो हमें पता ही नहीं है, तो अब सब चीजें एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो 1 मोल को किसके नीचे लिखेंगे, 1 मोल के नीचे लिखेंगे 0.5 इजिकल्स टू 16 वैसे का वैसा, और x की वैल्यू नीचे x लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ जाएगा, 0.5 अपॉन 1। अब ये 1 आप लिख भी सकते हो और नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। क्यों नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 1 की कुछ इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं होती। तो यहां पर सिंपली जब आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो आंसर आएगा आपका 8 ग्राम। तो x will be 8 gram. Therefore 0.5 mole of oxygen will be 8 gram. Simple. तो 0.5 मोल होगा अगर ऑक्सीजन का, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8 ग्राम। अब इसी मेथड के थ्रू यहां पर मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं। तीनों क्वेश्चंस फटाफट करके दिखा सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी इनका आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। सेम इसी तरीके से आपको इनके वैल्यू निकालनी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले वीडियो को यहां पर पॉज करो और इन क्वेश्चन को करो, चीटिंग नहीं करनी। आगे चलते हैं अब हम लोग आगे। अगर हम लोगों को ऐसे भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है स्कूल के अंदर, क्या दे दिया जाता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या कैलकुलेट करने को दिया गया है, कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 0.6 ग्राम ऑफ सोडियम एटम के अंदर। और ये कैसे पता करेंगे, सब बहुत आसान है। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, सर सोडियम का एटॉमिक मास रहेगा 23U। सोडियम का मोलर मास क्या है, 23G। U की जगह सिर्फ G से रिप्लेस कर देना हमें U को, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मोलर मास कन्वर्ट हो गया मोलर मास के अंदर। अब 1 मोल ऑफ सोडियम की वैल्यू क्या रहेगी, अरे 1 मोल की तो वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 ही रहती है, तो यहां पर भी यही रहेगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं। देखो 0.6 ग्राम इजिकल्स टू x सोडियम एटम्स। अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद क्या है, 23 ग्राम इजिकल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब देखो वैल्यू कैसे मैंने लिखी है, जैसे देखो ग्राम के नीचे ग्राम वाली वैल्यू लिखी है, 23 ग्राम वाली लिखी है, और जो हमारे यहाँ पर एटम्स वाली वैल्यू थी, मतलब जो हमारे मोल की वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरीके से ये हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन आई होप आप लोग कर ही लोगे। अब इतना गाइड कर दिया, इतना आसान कर दिया क्वेश्चन, तो कर ही लोगे। आगे चलते हैं। आगे हमें कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, जिसका क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। क्या था हमारा, Na किसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, अवोगाद्रो नंबर को। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाले के कुछ यूजेस। तो यहां पर हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम कार्बन। 24 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल्स होंगे ये आपको बताना है। सिंपल है, हमें सबसे पहले क्या लिखना था, गिवन मास। तो गिवन मास क्या है 24, तो 24 को ऊपर लिख दिया। उसके बाद इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास देखो फटाफट कार्बन का देखते हैं। हाँ ये रहा। तो देखो कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास कितना है 12U। तो मोलर मास के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, U को सिंपली रिप्लेस कर देते हैं किससे, G से। तो हमने सिंपली क्या करा है, यहाँ पर 12 का देखो 12 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये क्या हो गया था हमारा 12G। तो अब इसको कट करेंगे तो 12 1 जा 12 2 जा 24। तो कितने होंगे, कितने मोल्स होंगे 24 ग्राम कार्बन के अंदर, 2 मोल्स होंगे। अब आपको कैलकुलेट करने हैं इसी तरीके से 300 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर के मोल्स, 3.4 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर के मोल्स, 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर के मोल्स। इन सब क्वेश्चंस को आप करके दिखाइए। ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो, चीटिंग मत करो, फटाफट इन्हें भी सॉल्व करके दिखाओ। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखो या फिर इंस्टाग्राम पर।
क्या करा आपको समझ में आया होगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास करा है, सिंपल है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। अगर आपको दिया जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम कार्बन, या फिर कोई भी आपका सब्सटेंस लिख दिया जाता है, कार्बन की जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी सब्सटेंस, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, गिवन मास, सबसे पहले गिवन मास ऊपर लिखना है, फिर इसका मोलर मास। अब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों को देखने की जरूरत पड़ रही है, यहां से देखो, यहां से अगर आपको देखने की जरूरत पड़ रही है तो ये एटॉमिक मासेस इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न कर लेना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है वीडियो के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे यही जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसी से एक और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास, मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, सिंपल है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता है कैलकुलेट मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 10 मोल्स ऑफ N2, या फिर 5 मोल्स ऑफ H2O, तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हम लोग सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो यहां पर देखो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है फर्स्ट में हमें, तो 4 लिख लेना है हमें। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें क्या पता होना चाहिए? मोलर मास। तो हमने मोलर मास क्या लिया है? ऑक्सीजन का 16 लिया नहीं है, होता ही 16 है, तो हमने 4 इंटू 16 करा है, सो दैट इज 64 ग्राम। सेकेंड है 10 मोल्स ऑफ N2, N2 मतलब क्या? N कितना है? ट्वाइस है, तो हमने 14 इंटू 2 कर लिया है, तो दैट इज 28। तो अब हमने सिंपली यहां पर सॉल्व कर लिया N2 को। अब N2 मतलब 28 इंटू कितना हो जाएगा? 10, गिवन मास इंटू क्या था? मोलर मास। तो गिवन मास था हमारा 28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो हमने 28 इंटू 10 कर लिया, तो हमारा 280 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 5 मोल्स ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ H2O करना है हमें। तो देखो H2O जो है हमारा, H2O के अंदर क्या था? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 प्लस मतलब कि 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन इजिकल्स टू 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16, इन दोनों को ऐड अप करा तो 18 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 5 से करना है, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सो दैट विल बी 90 ग्राम। तो ये क्या था? ये हमारा मॉलिक्यूल था, ये हमने N2 का देख लिया। अगर ऐसे कोई एलिमेंट आपका ट्वाइस लिखा आ जाए, और अगर सिंगल ऐसे दे रखा हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन और तरीका समझा दिया है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी इनके आंसर निकाल पाओगे, समझने से कुछ फायदा नहीं है। जो पीछे के क्वेश्चंस दिए उनकी भी प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस जरूर करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो सेकेंड फॉर्मूला है वो भी कुछ इसी तरीके से है, नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। अगर सिंपली हम लोग गिवन मास और मोलर मास को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो दो तरीके हैं इसको लिखने के, जो प्रेफरेबल तरीका है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से आ सकते हैं। दो तरीके हैं जिन दो तरीके से क्वेश्चन बनता है सेकंड वाले फॉर्मूले से। तो जो फर्स्ट वे है दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम स्लैश मॉलिक्यूल्स। तो आपको कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, और सीधे सीधे आपको मोल बता दी जाएंगे, जैसे 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या था हमारा, जो हमने इसको शॉर्ट करा था दैट वाज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। फर्स्ट वाला तो हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला, यही वाला यूज होगा जो इसकी सेकंड वाला है, हमने जो सॉल्व करके निकाला था कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। मतलब क्या, हमें जो मोल्स का नंबर दे रखा होगा उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना है? अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर भी आपको यही करना है कि 0.7 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जो भी आपका आंसर आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो सही होगा।
अब दूसरा है थर्ड वाला क्वेश्चन, 0.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी आपको इसी तरीके से करना है कि 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब अवोगाद्रो नंबर से, और जो भी आंसर आ जाएगा आपका, फिर जो भी होगा आपका आंसर सही आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो सेकेंड तरीका है, जो सेकेंड वे है जिससे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, वो तरीका क्या है कि आपको क्या दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा। जैसे आपको ये दे दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करने हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर हमें मोल्स नहीं दिए हैं। यहाँ पर हमें दे दिया 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें हम लोग। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, दैट इज अवोगाद्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, 2.4 ग्राम। हमारा मोलार मास क्या होता है कार्बन का, दैट इज 12 ग्राम। और हमारा अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को लिख लिया हमने। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इसी के बाद एक और क्वेश्चन भी मैंने दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए, दैट इज 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, हमें मास गिवन है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन मास में 2.5 ग्राम लिखना होगा, फिर मोलार मास लिखना होगा। मोलार मास क्या होता है ऑक्सीजन का, आपको देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जो चार्ट मैंने लर्न करने को दिया था उसे लर्न कर लिया तो आप 2 मिनट में लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको मोलार मास लिखना होगा किसका, ऑक्सीजन का। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको, अवोगाद्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, सेम यही वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। मास गिवन है तो आपको ऊपर लिखना है गिवन मास है जो भी। उसके बाद मोलार मास, जो इसका एक्चुअल में नाइट्रोजन का मोलार मास होता है वो लिखना है। फिर आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, अवोगाद्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने मोल्स के अंदर से आपको कैलकुलेट करना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो आप ये सेकंड वाला तरीका यूज़ करोगे। सेकंड वाला जो यहाँ पर आपको वे बता रखा है सेकंड फॉर्मूले के अंदर, इसको यूज़ करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। अगर आपको मास गिवन है, जैसे यहाँ पर 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन, यहाँ पर हमें मास गिवन है, तो हम लोग ये वाला पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो यहीं पर हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फिनिश होती हैं। एक बार इस चैप्टर को दोबारा देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि 95% प्लस तो आ ही सकते हैं इस चैप्टर से, अगर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें अच्छे से समझते हो, रिवाइज करते हो, और जो भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हो। इसी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करो, तब आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो पाएगा। रिवाइज इस चैप्टर को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करें। 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो कॉन्सेप्ट तो भूल सकते हो या फिर कंफ्यूज हो सकते हो। तो बार बार आप देखोगे, रिवाइज करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा आपका बेस। तो यहीं पर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, एंड आई होप आपने इंजॉय करा होगा इस चैप्टर को स्टडी करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी स्टडी कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन्नू से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।